नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे अभी और हम बात करेंगे। मैं उनको जोड़ लेता हूं आज पहले, ताकि वो भी हमारे साथ, हालांकि पीछे से भी वीडियो देखते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग साथ साथ कुछ वीडियोस देखते हैं। आज क्या क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे। आज हुआ ये कि हिंदू में एक खबर छपी, द हिंदू में, और वो बिहार में जो अभी मतदाताओं का पुनरीक्षण हो रहा है उस पर वह खबर है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो रियलिटी का पता चलेगा, यथार्थ का पता चलेगा। जो तरह तरह के बयानों के बीच का जो यथार्थ है, जो सच है, उसका पता चलता है। और वो ये कि मतदाताओं को तो पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। दूसरा, उनसे जो बीएलओज कह रहे हैं, जो फॉर्म दे रहे हैं कि भैया ये तो आपका मरने और जीवित रहने का प्रमाण है। एक जगह एक मतदाता ने कहा कि हम मुझे तो पता ही नहीं, इसमें मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसमें कुशवाहा जाति का उल्लेख है, और यही नहीं, पूरे इंटायर कुशवाहा जाति के उस गांव में लोगों में कोई उसको पढ़ने की स्थिति में नहीं है। ये भी एक, अब मुझे वो खबर पढ़ के अपने आप में आश्चर्य भी हुआ और ग्लानि भी हुई। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या गरीबों से, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों से, ओबीसी से, दलितों से, पसमानदाओं से, क्या वोटिंग राइट छीना जा रहा है? लगातार विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब से पुनरीक्षण की बात हुई है, आनन फानन में हुई है, चुनाव आने वाला है और 1 से 1.5 महीने के भीतर बरसात के मौसम में यह जो ईसीआई करने जा रही है, चुनाव आयोग करने जा रही है, वोट पर डाका दिखाई पड़ता है, डाका का बहाना दिखाई पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईसीआई करने जा रही है, अपराध नहीं करना होगी, अभी कोट एंड कोट लोगों का बयान है ये। और कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ 60 और गांठ को अलग कर देते हैं, तो 60 गांठ के साथ जो है ये सब तैयारी चल रही है। गरीबों की टर्म दिया है सीपीआईएमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने वोटबंदी का। और जब लोकतंत्र पे खतरा होता है, खास करके वोट के अधिकार को, हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है, आप आर्काइव में जाकर देख सकते हैं कि शाहबाद इलाके में दाऊद नगर के पास किस तरह से सीपीआई के नेता, सीपीआई के 5 बार के विधायक रहे, उनके नेतृत्व में वोट के अधिकार के लिए जब संघर्ष किया गया तो उसमें 8 लोग मारे गए थे। 8 यादव जाति के लोग थे। कहा यह जाता है कि और भी लोग मरे और दोनों पक्षों के, और उस पर अब काम करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये हुआ, तो वोट का अधिकार को लेकर के बिहार के मतदाताओं को और देश के मतदाताओं को क्या बीजेपी हल्के में ले रही है, और बीजेपी को कोई नुकसान होगा इससे? मतदाताओं की मुश्किलें क्या बीजेपी की मुश्किलें बन जाएंगी? क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर सवाल ही नहीं कर रहा है, इसको फॉर्मुलेट भी कर रहा है। इस पे अब सड़क पे आने की चेतावनी भी मनोज झा ने, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के सदस्य ने दी है। कोर्ट भी जाएंगे, जाहिर है। तो सबसे पहले सुनते हैं आज ईसीआई से 3 घंटे की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नेताओं ने क्या कहा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। अब दीपांकर जी, अब अपने थोड़ा सा इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। अब दीपांकर जी, तो ये है, और वो भी बिहार में चुनाव होने जा रहा है। सबका ये कहना है कि भाई आप करा लीजिए, चुनाव के बाद करा लेते। 2003 में जब ऐसा एक्सरसाइज हुआ था तो नेताओं का कहना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया, कि उसके 2 साल बाद 12 महीने बाद लोकसभा का चुनाव था कोई भी, और 2 साल बाद विधानसभा का, किसी भी विधानसभा का चुनाव था। तो सवाल तो बनता है, बल्कि नेताओं ने यह भी कहा है, दीपंकर को अभी सुनाते हैं, नेताओं ने यह भी कहा है कि अपने 3 घंटे की बैठक में जो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो कहा, वो और घबराने वाली बात है। वो ये कि जो 20% बिहारी पलायन कर चुके हैं रोजगार आदि के
सवालों पर आते जाते रहते हैं और वोट देने घर आते भी हैं उस वक्त, वो सब एक्सक्लूड होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। मैं पूरा उतना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं नहीं सुनाने वाला हूं, लेकिन दीपंकर जी को अभी जरूर सुनाऊंगा क्योंकि उन्होंने उसको फॉर्मुलेट किया है। तो क्या इस तरह से इनका कहना है कि इंक्लूजन तो हमने सुना है, लेकिन एक्सक्लूजन के लिए कोई एक्सरसाइज किया जा रहा हो, एक खास किस्म से एनआरसी की जा रही हो। हिंदू में ये भी खबर है कि मतदाताओं ने, जिनके बीच हिंदू ने ये काम किया, उसने कहा कि हमारे पास आधार कार्ड और राशन कार्ड के सिवा कुछ नहीं है, और आपको नागरिकता पर ये वोटर लिस्ट में आपके नाम की वैधता के लिए ये दोनों कार्ड, दोनों चीजें वैध नहीं है, इसके अलावा भी चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र। इस दायरे में 2.5 करोड़ मतदाता हैं और बाकी 4.5 करोड़ मतदाताओं को 2003 के लिस्ट में सिर्फ अपना नाम दिखाना होगा। वो भी टफ काम है, लेकिन खैर बिहार के जो विपक्षी दल हैं कम से कम उसको तो सिक्योर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, मतदाताओं के लिस्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल है, इतना बड़ा मैसिव एक्सरसाइज। पहले दीपंकर को सुनते हैं। हम चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति, आशंका और चिंताओं से अवगत कराने के लिए आए थे, और बिहार के लोगों को पता है कि इतना बड़ा डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने गया है। इसलिए सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के मतदाताओं को मैं बता देना चाहूँगा कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद, लंबी बातचीत के बाद, हमारी आशंका और बढ़ गई है, हमारी चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे किसी भी सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमें चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं मिला। जो मनोज जी ने अभी बताया कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि 20% लोग बिहार से बाहर माइग्रेट करते हैं, और चुनाव आयोग ने अब ये कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पलायन करके कमाने के लिए बाहर आने के लिए मजबूर हैं और वोट डालने के लिए चुनाव में जाते थे, बिहार में जाकर के वोट डालते थे, चुनाव आयोग की नज़र में वो बिहार के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है, और इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहना चाहिए। ये करीब करीब साफ साफ चुनाव आयोग ने बताया, ये 20% का एक आंकड़ा दिया। हमने कहा कि बिहार के इतने सारे गरीब, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये ज़मीन का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं होगा। जो उनके पास हो सकता था वो है आधार कार्ड, वो उनके पास है उनका राशन कार्ड, उनके पास है जॉब कार्ड, उनके पास हो सकता है कुछ नौजवानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इनके जो 2003 के बाद वाले जिनकी नागरिकता इनके नज़र में संदिग्ध है, ये साफ उन्होंने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, दे विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नज़र में संदिग्ध है और साबित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को ये SIR के बहाने इसको एक सिटीजनशिप टेस्ट में धकेल दिया गया। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि भी आपके घोषणा से बिहार के लोगों को नोटबंदी याद आ गई, और बिहार के लोग पॉपुलरली इस SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसका बहुत छोटा सा नाम लोगों ने दिया है, ये वोटबंदी है। ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए बाध्य हैं कि हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अब मोदी जी ने जैसे कहा था कि 1 साल के बाद कृषि कानून को वापस लेते हुए कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो हमें मोदी जी को ही एक तरह से कह देंगे कि भाई हमारी तपस्या में शायद कोई कमी है, बिहार के लोगों की तपस्या में कमी है कि चुनाव आयोग को हम लोग छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि 1 महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं, और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस
लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए। तंत्र की रक्षा हम हर कीमत पर करेंगे, तो बिल्कुल एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। ये चुनाव आयोग को सुनने के लिए भी नहीं तैयार था। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट डेलीगेशन अंदर जाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो इसलिए उसी समय मुझे ये जो है महसूस हो रहा था कि शायद अंदर जाकर के हम बिहार के मतदाताओं के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए संविधान में अधिकार है, जो हर व्यक्ति को एक वोट देना है, उनके अधिकार छीने जाएंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, केवल वो अपनी बातें समझा रहे थे कि जो है इसको फॉर्म कैसे भरना है, कितना दिन में प्रक्रिया पूरा करना है। लेकिन जब हमने कहा कि अभी जो है 18 जून को मानसून ब्रेक करने के बाद बिहार के दिहाड़ी मजदूर के सुखाड़ वाले एरिया, चूँकि वहाँ बिहार जो है दो परिक्षेत्र में वहाँ बटा हुआ है प्राकृतिक रूप से। पहला उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में जो है ये प्रकृति पर जो है निर्भर कृषि होती है। वहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट में मानसूनी सत्र में आ करके वो अपना बुआई करने आते हैं। तो आप 25 दिन में आज से जोड़े तो मात्र 20 दिन होता है, और उस 20 दिन में वो दिहाड़ी करने वाले लोग के घर पर जब आपके बीएलए जाएंगे और जो आपके कर्मचारी जाएंगे वो नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, बल्कि उन्हीं को बाहर करने के लिए तो जो दीपंकर कह रहे थे कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस होना चाहिए, अब कहाँ से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और थोड़ा सा एक वाक्य दो वाक्य हम लोग जरूर तेजस्वी जी को, क्योंकि बातें स्पष्ट हो गई। कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने भी कायदे से सारे बिंदु पे लगातार विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है ईसीआई सुनने के मूड में नहीं है। यानी लूट तो होगी, वोटबंदी का जो मामला जो टर्म दिया उन्होंने वो होगा, और यदि होगा तो हम अभी बात करेंगे कि क्या विकल्प, क्या मनोज झा ने जो चेतावनी दी सड़क पर उतरने वाली, वो रियलिटी बन पाएगी, और बनेगी तो बीजेपी की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी। का गन्ना के साथ संकलन करने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी तो उसके पास घर पर होगी नहीं। मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है, क्या उसके घर पर फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी होगा? होगा नहीं तो कराएगा कौन? यानी वोटर पे खर्चा बढ़ेगा। और ये नहीं, आपको वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, साइज भी बताया गया है। जब बीएलओ आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। अब कितना गरीब के पास फोटो है भाई, गांव देहात जाइए तो मांगिए तो वाइट बैकग्राउंड में फोटो। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये गरीब अपना पैसा लगा करके खाने को पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। चलिए सुनाने में ही तो देखिए, लेकिन एक बात तेजस्वी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये सवाल हम सब के मन में है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, और वो ये कि इन्हीं 2003 में जो वोटर लिस्ट में मतदाता आ गए थे, उन्होंने 2004 की मनमोहन सिंह की सरकार बनाई, 2009 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनाई, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, 2019 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। यदि वो अवैध हो जाते हैं तो क्या होगा? यानी एक अवैध प्रधानमंत्री, हम तो अवैध प्रधानमंत्री उन्होंने नहीं कहा, मैं कोट एंड कोट ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी व्याख्या कर दे रहा हूं। इनका कहना है कि यानी वो तो चुना गया जो गलत तरीके से चुना गया, क्योंकि अवैध वोटरों ने किया है, और यदि वो नागरिकता नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो क्या ये एनआरसी हो गया? क्या वो डिटेंशन में उसमें जाएंगे? ये मेरा सवाल है। तो ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों के अलावा मैंने कहा कि बिहार के वोटर बहुत सजग हैं। जिस तरह से छपरा से रिपोर्ट आया हिंदू का, और वोटर कह रहे हैं कि हमारे पास कागजात जो हैं वो इसी तरह दो हैं, कुछ अनपढ़ वोटर हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो सब धीरे धीरे जनता के बीच में जाएगा। तो वोटबंदी को लेकर के बीजेपी इतना बेखौफ क्यों है? क्या बीजेपी की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी?
हेमंत जी। जी धन्यवाद। ये पूरा जो फैसला है, चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, जो करवा रहा है, वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के बदले तो सबसे पहले उन वोटरों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है जिन लोगों ने, इस देश के करोड़ों लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद जो मताधिकार हासिल किया, उन लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उन वैसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना दे करके, अपनी जान तक दे करके ये मताधिकार हासिल किया, जिनके पुरखों ने। क्योंकि देखिए, ये संविधान ने जो अधिकार दिया, वो उस अधिकार को सरजमीन पर हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। और उसके लिए तमाम तरह के लोगों ने, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, नक्सली हो, सब लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोग हों, उन लोगों ने, क्योंकि समाज जो जिस तरह का रहा है, उस समाज में लोग उन तमाम गरीबों को, वंचितों को, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, जो हाशिए का समाज है, उनको वोट डालने नहीं देना चाहता था। और उस घेराबंदी को तोड़ करके अगर लोग वोट डालने का अधिकार हासिल कर पाए, तो इसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी है। और ये कुर्बानी जो है, वो आज की तारीख में वो स्टेक पर है, दांव पर लगा हुआ है। ये चुनाव आयोग जो बहुत ही निर्लजता के साथ इस बात की घोषणा कर रहा है कि जो 20% लोग जो पलायन करके बाहर रहते हैं, उनको साधारणतया यह साबित करना पड़ेगा कि आप बिहार के वोटर है, निवासी हैं वहाँ के, और इसके आधार पर आपको तब वहाँ वोटर बनने का मौका मिलेगा। ये मैं पहले से आशंका जता रहा था, मैं कह रहा था, मैं लिख भी रहा था कि ये जो कहा जा रहा है कि 3 बार आपके निवास स्थल पर बीएलओ जाएंगे, और तीनों बार में अगर आप भौतिक रूप से वहां मौजूद नहीं रहते हैं, तो आपका ये ड्राफ्ट रोल में भी आपका नाम नहीं रहेगा, आपको उस वोटर बनने की प्रक्रिया से ही आपको अलग कर दिया जाएगा। तो ये तो आशंका जताई जा रही थी। तो ये आखिरकार, लेकिन सोचने वाली बात है, इतना निर्मम होकर के चुनाव आयोग क्यों सोच रहा है? क्या मकसद है इसका? क्या कोई ये साधारण सिर्फ तकनीकी मामला है? क्या कोई सिर्फ अंकगणित का मामला है? नहीं, ये पूरा का पूरा मामला ये है कि एक ऐसा समूह जो सरकार के तमाम तरह के जन विरोधी फैसलों का सबसे पहला शिकार होता है, और सरकार से लड़ने में वही समूह सबसे आगे खड़ा होता है, उसी तबके को वोटिंग राइट से बाहर कर दिया जाए। एक तरह से बेदखल करने की पूरी प्रक्रिया है। जो वोटबंदी की जो बात दीपांकर जी ने कही, वो निश्चित रूप से बिल्कुल वोटबंदी का ही ये नज़ारा दिखाई दे रहा है कि आपको वोट नहीं देंगे। और उसके लिए वो जो वोटर बनने की जो सामान्य प्रक्रिया थी, उसको दुरूह बना करके एक तरह से वो नागरिकता साबित करनी है आपको। तो ये जो पूरा जो तरीका है, यह क्या है? हम लोग बहुत पहले से ये आशंका जताते रहे हैं कि बीजेपी ये कोशिश करेगी बिहार में कि बिहार का चुनाव किसी भी तरह जीता जाए। और किसी भी तरह का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जरिया वो अपनाया जा सकता है जिसके जरिए वो जो जीत का सर्टिफिकेट जो है वह बीजेपी के खाते में जाए। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सामने ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई वो आक्रमणकारी सेना हरवे हथियार से ये लैस होकर के और वो घोड़े पर सवार होकर के चली आ रही है, और सामने से लोगों को रौंदते हुए जा रही है, मैदान खाली करते हुए जा रही है। तो ये मैदान खाली करके और मैदान फतह कर लेने का तरीका मुझे लगता है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो वहाँ विपक्ष के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कह रहे थे, और जो पूरा जो निचोड़ है उसका ये है कि चुनाव आयोग से उम्मीदें बहुत कम है और लोगों की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई है। मनोज झा ने कहा कि हम सब सड़क पे भी उतरेंगे, हालांकि लगता है कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन एक चीज बताइए हेमंत सर, थोड़ा सा सवाल का भी हम लोग लेते चलते हैं, और ये बताइए कि जो बेशुमार गरीबों को आप नागरिकता से इस चुनाव में बाहर कर देंगे, फिर वो दौड़ धूप करेंगे, जैसे सही सवाल उठाया है कि भाई आप ऐसा करेंगे, फिर वो दौड़ धूप, पहले तो अपनी प्रॉपर्टी गंवाएंगे जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, और उसके अलावा कोर्ट जाना पड़ेगा। हुआ है आसाम में ऐसा, आपको तो एनआरसी की जैसी स्थिति होगी। और उसके बाद आप
वो जो आशंका जता रहे हैं कि जब नागरिक ही नहीं रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी पे, तो एक खास किस्म का लोगों में जो डर पैदा हो रहा है, जो हिंदू वाली रिपोर्ट में कह रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। तो बिहार की जनता, देश की जनता क्या कम से कम वोटिंग राइट को लेकर तो सचेत रही है। इसी बिहार में खून तक बहे। तो इसके लिए मैंने कहा कि कैसे कोई निश्चिंत हो सकती है पार्टी की सिर्फ ऐसे डिस्टर्बेंस का हो जाएगी और वो चुप है। या तो चुनाव आयोग से साठगांठ है, उनकी चुप्पी ही साठगांठ का इलाका, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। चुनाव आयोग यदि अलग से कर रहा है तो आपको तो कम से कम बोलना चाहिए था इस पर, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं, तो जनता तो उनका कुर्ता खींचेगी। देखिए इसमें जो मैंने पहले भी कहा है कई डिबेट में कि देखिए ये क्या कैसा संयोग है ये कि जो चुनाव आयोग का निर्णय होता है, चुनाव आयोग का जो फैसला होता है, वो बीजेपी को राजनीतिक रूप से वो सबसे ज्यादा अनुकूल लगने लगता है। तो जो चुनाव आयोग का फैसला और बीजेपी को अनुकूल महसूस होने वाला वो लगता है, तो इसका मतलब ये लगता है कि चुनाव आयोग क्या बीजेपी को सामने देख करके उस निर्णय ले रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय ले रहा है। क्योंकि यह अगर इस देश के चाहे एक अभी स्टेट के बिहार के लोगों के मताधिकार की रक्षा का सवाल है, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते बीजेपी का सवाल नहीं है? क्या ये जीतन राम मांझी के पार्टी का सवाल नहीं है? क्या ये लोजपा के चिराग पासवान का सवाल नहीं है? क्या ये उपेंद्र कुशवाहा का सवाल नहीं है कि ये इसके लिए आगे आकर के सवाल करे? क्या चाहे तो इनको आकर के कहना चाहिए कि ये जितने सवाल उठाए कर रहे हैं वो डिलिमिटेशन का सवाल कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए कि रियल मुद्दों को एड्रेस नहीं करना पड़े। हेमंत जी, तो देखिए, हाँ वही, एक तो रियल मुद्दों से भटकाना है, दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जो मैं आपसे भी लगातार कहता रहा हूँ, आपके शो में भी कहता रहा हूँ कि इन लोगों ने एक तरह से जनता के खिलाफ सरकार से, सत्ता से गठजोड़ कर रखा है। इन लोगों ने एक तरह से अघोषित युद्ध छेड़ रखा है जनता के खिलाफ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी किस्मत को वो एक तरह से उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ रखी है। इनको लगता है कि इनकी पूंछ पकड़ करके हमको आगे निकल जाना है और बाकी जनता बाहर में जाए, बाकी स्टेट बाहर में जाए, लोगों के अधिकार, लोगों के हक, ये सब की कोई चिंता नहीं है। हम पावर कॉरिडोर में बने रहें, हम ये कंफर्ट जोन में रहें, और इसके लिए मोदी जी को लगता है कि ये मोदी जी ही हमारी नैया पार लगा देंगे, इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गलतफहमी में नहीं बोल रहे हैं, ये जानते हुए, सब कुछ जानते हुए इन्होंने तय कर रखा है कि जनता के लिए हमको कुछ नहीं करना है, उनके सवालों पर नहीं बोलना है, हमको अपना स्टेक बचाए रखना है सरकार में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो पूरा जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्या लोकशाही के खिलाफ तानाशाही का घोड़ा सरपट नहीं दौड़ रहा है, जो लोकशाही को कुचल देने के लिए आगे बढ़ रहा है? और ये सवाल क्या सिर्फ बिहार तक ही सीमित रह जाएगा? मैं कह रहा हूं कि यह सवाल पूरे देश के लोकतंत्र का सवाल है। ये आज की तारीख में बिहार का सवाल नहीं रह गया है, और इस देश के, और बिहार ही नहीं बल्कि इस देश के तमाम लोकतंत्र पसंद लोगों को इसके खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अभी जो चुनाव आयोग ने अभी जो रवैया दिखाया है मिलने के सवाल पर, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ अध्यक्षों से मिलेंगे, टोटल 22 लोगों से मिलेंगे, लेकिन वहां अभिषेक मनु सिंघवी ने कि 2-2 लोगों से मिलेंगे, 11 लोग थे तो 22 लोगों से मिलेंगे, लेकिन 22 भी नहीं जाने दिया। कहा कि जो है 9 दल के लोग आए हैं, तो सॉरी 11 दलों के लोग आए हैं, हाँ तो 9 दूनी 18 9 दलों के लोग आए हैं। तो ये जो रवैया है, ये लोकतांत्रिक रवैया नहीं है, ये सैनिक निजाम नहीं है। जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं उसमें होता ये है कि अगर आप लोकतांत्रिक मन मिजाज के हैं तो आप एक्स्ट्रा कुर्सी लगवाते हैं, कुछ लोग खड़े होकर के आप माफी मांग लेते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है। आपको यदि दिक्कत नहीं है हम बताएंगे तो और लोगों को बुला लेंगे। और भाई नेताओं का भी अपमान, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि जैसे ये सब बड़े नेता हैं और आप उनका एक तरह से अपमान कर रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग की जी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने में चुनाव आयोग का क्या उनका पोजीशन होना चाहिए? चुनाव आयोग का पोजीशन ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, उसको आप अधिक स्मूथ बनाते हैं, उसको अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं, उसको अधिक एक्सेस बनाते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक आपने ये चुनाव आयोग आज तक तो करता ये रहा है कि
लोग मतदाताओं को जागरूक करता रहा है कि आप वोटर बनिए, 18 साल के अगर हो गए हैं तो आप वोटर बनिए, और वोटर बन गए हैं तो आप आकर के मतदान कीजिए। ये सब छोड़ करके अब क्या हो रहा है कि नहीं, आपको वोटर नहीं बनने देंगे हम, आपसे ये चीज चाहिए, अगर नहीं है तो आप बाहर में जाइए, कोई मतलब नहीं है, आपके पास नहीं है, इसकी जवाबदेही हमारे पास नहीं है। ये मनीष जी, और यही वोटर थे जो 4-5 सरकारें बना चुके हैं। ये तो विचित्र है भाई। तो आप उन अधिकारियों को, बीएलओ को, सबको सस्पेंड करो यदि गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो। एक बात तो ये, दूसरा ये पूरा इरादा ही दिख रहा है। आमतौर पे ऐसे दौर में वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए काम होता है, लेकिन यहाँ तो एक्सक्लूजन के लिए हो रहा है। वोट परसेंटेज इससे गिरेगा भी। और बहुत कायदे से, जो दीपंकर जी को मैंने इसलिए दिखाया कि वो टेक्निकलिटीज ज्यादा समझाया अभिषेक मनु सिंघवी ने, इसलिए उनको थोड़ा दीपंकर जी को, थोड़ा राजेश राम जी को, कि ताकि जनता या लोग जो देखते हैं उनको बात ज्यादा समझ में आएगी। तो ये तो वोटबंदी है, लूट है। यदि इस तरह से हुआ तो डर भय पैदा करना हुआ। मनीष जी। नहीं जी, इसमें ये एक चीज बात समझ में आ रही है कि इतना औचक ये जो निर्णय लिया गया है, 2 महीने पहले ही, 3 महीने पहले ही अभी मतदाता जो लिस्ट है उसको दुरुस्त किया जा रहा था। उसमें बहुत लाखों लोग उसमें जोड़े गए। उन्हें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कई मीटिंगें हुई, देश भर में, दिल्ली में भी हुई और बिहार में भी कई जगहों पे उस पर बैठक हुई। तो उस पूरे दौर में आपने देखा होगा कि एक बार भी चुनाव आयोग ने, जो कि केवल चुनाव पे ही चर्चा होना था, वो चुनाव पर चर्चा के लिए ही बैठकें हो रही थी, वो मतदाता सूची को ही दुरुस्त करने की बात हो रही थी। उस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा था कि एक बार भी इसका नाम नहीं लिया गया। माने ये वो नई मतदाता सूची बनाने जा रहे हैं और ये उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत खराब रिपोर्ट बिहार से आ रही है। अचानक उनके सामने बिहार से जो बीजेपी के लिए बहुत खराब रिपोर्ट आई होगी। मतलब अब उनके लिए और कोई रास्ता उनके पास इसके अलावे कि 2-3 करोड़ लोगों को खारिज कर दिया जाए और बाद में देखा जाएगा क्या करना है। तो एक तो हमको लगता है कि ये घबराते हुए एक घबराहट में लिया गया और एक डर में लिया हुआ और एक ऐसा कदम है जिसमें कि उनको हो सकता है कि उल्टा और ज्यादा नुकसान हो जाए, उल्टा और ज्यादा बिहार में एक अराजकता फैले, एंटी बीजेपी माहौल बन जाए, एक नकारात्मकता ही ज्यादा फैल जाए उसके खिलाफ। ये भी इसमें बहुत संभावना है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये मैंने आप समझ लीजिए कि वो ठीक ही तो कह रहे हैं, वो नया नोटबंदी ही तो है। मैंने आप पूरा बिहार ऑफिस दौड़ेगा। जैसे असम में 20 लाख लोग जो है अनागरिक हो गए, अगर आप ध्यान दें उसमें, वहां जो एनआरसी, और वो भी एनआरसी 6 साल चली, 20 लाख लोग जो है अनागरिक हो गए और उसमें 13 लाख लोग जो है दलित आदिवासी हैं। आप समझ लीजिए। तो बिहार में हैं, और जिनको मुसलमानों को बड़ा दंड देने में बड़ा आनंद आता है, उनके लिए बता दूं कि हिंदू हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करिए, सीधे हिंदू हैं जिनको आपने अनागरिक किया। जी बिल्कुल। और ये अभी आप देखिए कि बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि जो ये मांग रहे हैं, जिसे मान लीजिए ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है, उनके पास, सही बात है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सही बात है, उनके पास राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है, ये नहीं माना जाएगा। और इतिहास में पहली बार ऐसी मतदाता सूची बन रही है जिसमें नागरिकता का वो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ये हुआ है 10-12 बार ऐसा मतदाता सूची बनी है। 2003 में भी हुआ है और उससे पहले भी देश में कई बार चुनाव आयोग ने किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था। वो फॉर्म मिलता था, उसमें आप भारत का नागरिक लिख देते थे, कोई प्रमाण और नागरिकता का कोई दस्तावेज आपसे आज तक नहीं मांगा गया है। इतिहास में यह समझ लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप मतदाता तभी बने रहेंगे जब आप अपनी नागरिकता साबित करें, और नागरिकता साबित करने के लिए आपको जी। लेकिन सबसे खतरनाक है वो ये कह रहे हैं कि जो पलायन में गए हुए हैं नौकरी आदि के लिए, उनको यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा। अब वो आप बताइए, अब एक तो उनको आकर के सिद्ध करना होगा, कैसे सिद्ध करेंगे? काम छोड़ करके आना पड़ेगा उनको, काम छोड़ करके आकर घर पर सिद्ध कीजिए कि हाँ, कम से कम 3 करोड़ लोग न केवल मतदाता से वंचित होने जा रहे हैं,
बल्कि अनागरिक भी होने जा रहे हैं। और उसके बाद उनका जो आरक्षण का सवाल है, उनके राशन का सवाल है, उनके तमाम जो सरकारी योजनाओं से भी वंचित होने जा रहे हैं। मैंने आप समझ लीजिए किस तरह की अराजकता में बिहार को ढकेला जा रहा है। और ये टेस्ट अब करेंगे, अगर बिहार मान लीजिए वो टेस्ट में अगर वो सारे विरोधों के बावजूद कर ले जाने की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आप वो अमित शाह का संसद में दिया हुआ भाषण फिर से याद करिए कि एनआरसी पूरे देश में डंके की चोट पे लागू होगा, कुछ भी हो जाए। मैंने उस दौर में आपने ध्यान दिया होगा सदन में वो मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई जाती है, बहुत सारे लोग यदि नहीं कर पाते हैं सिद्ध, तब तो मनीष जी बिहार के सारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मिनिमम बिहार का ही हो रहा है तो बिहार का ही कर देना चाहिए। नहीं, अभी तक तो अभी तक तो ने आपको भेजा है जी। नहीं, मैं मेरा ये मानना है कि ये विपक्ष को एक बड़े आंदोलन में ज्वाइन करके उतर जाना चाहिए। अभी हमको तो ये ज्यादा लग रहा है कि जो भी इस तरह के सांसद हैं, विधायक हैं, कम से कम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको एक बड़े आंदोलन की तरफ बिहार में माने आप पूरे बिहार में एक बड़े अभियान की तरफ, जो भाजपा ने अपना एक अभियान लिया है, चुनाव आयोग ने जो अपना एक अभियान लिया है, उसके बरक्स विपक्ष को उससे बड़े अभियान में बिहार में उतरना चाहिए। और कोई रास्ता, और कोई संवैधानिक रास्ता बहुत मुश्किल है। कोर्ट का ऊपर आप कितना भरोसा कर सकती है, बहुत मुश्किल है। चुनाव आयोग का आप रवैया देख रहे हैं, ये आंदोलन ही एक ताकतवर आंदोलन ही राजनीतिक रूप से बीजेपी को नुकसान पहुंचा करके ही जो है आप उसको संकट में डाल करके ही आप और उसको पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, इसके परसेप्शन में पहली बार बहुत दिनों बाद बीजेपी विपक्ष के लोगों को एक हाथ लगा है कुछ, और वो हाथ है कि घर घर लोगों को बता देना कि आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। और इसके प्रति बिहार ही नहीं, देश की जनता कौन सा, मैं कई बार कहता हूं, बताया हमने कि संविधान सभा में जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, उसकी सबसे ज्यादा कॉपियां बिकी, सेलेबल बेस्ट सेलर में से थी, हिंदू कोड बिल बेस्ट सेलर में से हजारों कॉपियां कई भाषाओं में छपी। यानी जनता को अपने अधिकार, कानूनी अधिकार के प्रति एक सजगता है। वैसे में जो हिंदू का रिपोर्ट है सीमा जी, वो डराने वाला है। वो वो डराने वाला बीजेपी को होना चाहिए कि जनता वहां परेशान हो रही है, और हमारे लिए डराने वाला है कि 2, 4, 5, 10 सैंपल वो दिखा रहा है कि बड़ी मुश्किल होगी ओबीसी, दलित, गरीब हो, कुशवाहा जाति का एग्जाम्पल है, वो कह रहे कि हमारा पूरा परिवार नहीं पढ़ सकता, हमारे पास कुछ है भी नहीं, हमारे पास साधारण आधार कार्ड है और राशन कार्ड है। सीमा जी, आप बताइए, उसके बाद सारे पैनलिस्ट की टिप्पणियां बोलेंगे जी। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। ये 2003 में जितने जो भी लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए थे, वो एक तरह से पूरी लिस्ट को खारिज करके एक नई लिस्ट बनाई जा रही है। तो और उस प्रोसेस में पूरा दो साल या उससे ज़्यादा का वक्त लगा था जब पिछली बार वोटर लिस्ट बना था। ये इस बार 25 दिन में करके दिखाना चाहते हैं। पता नहीं इतनी जल्दी, इतनी तेजी। बिल्कुल सही आशंका है, 2.5-3 करोड़ के करीब लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये आशंका जताई थी कि बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर भी हो जाएंगे, फर्जी वोटर कुछ ऐड भी हो जाएंगे, और जाहिर तौर पे ये वही लोग फेस करेंगे जो उतने सुविधा संपन्न नहीं है। बारिश का वक्त है, इस वक्त बाढ़ आया होता है बिहार के एक पूरे हिस्से में, लोग अपना सामान वामान तो कहीं ढंग से रख नहीं पाते हैं, रहना मुश्किल होता है, तो उसमें पेपर वेपर कहाँ होगा उनके पास। मनोज झा ने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास तो सूटकेस नहीं होता है, आप कागज वगैरह तो रख लेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो हमने देखा है कैसे कैसे वो कहाँ ऊपर कहीं मचान पे कैसे कैसे कितने लोग अपनी जान बचाते हैं, बारिश के दिनों में कैसे कैसे रहते हैं, कपड़े नहीं होते हैं, खाने का नहीं होता है, तो पेपर की तो बहुत दूर की बात है। और वो भी ऐसे पेपर मांगे जा रहे हैं जो कि वो तो उनके पास होगा ही नहीं। पहली बात तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि राशन कार्ड आप देख नहीं रहे हैं, आप वो दे यूरिया आप वो देख नहीं रहे हैं, जो आपका आधार कार्ड है, आपको कुछ अलग ही पेपर्स चाहिए। माँ बाप के ज़माने का कई तरह के पेपर मांगे गए हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के मांगे गए हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बाहर जो लोग चले गए हैं वो स्पेशली चुनाव के वक्त आते हैं और वोट देने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोगों को अपना नाम भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ये अनिवार्यता है कि 3 बार फिजिकल आपको
फिजिकली वहाँ होना चाहिए, अपने घर पे नहीं होंगे तो फिर तब भी आपका ऐड नहीं होगा, तो बड़ा अजीब सा है। 3 बार एक लोग बार जाएगा काफी होना। उसमें आपको वहां पे होना चाहिए, 3 बार आपके पास जी लोग पहुंचेंगे। ये हाँ, 3 बार पहुंचेंगे, तीनों बार आपको होना बता चाहिए। रहे हैं तो आप कोई करेक्शन है तो आप स्पष्ट करिए। आप सिर घुमा रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए? आपका सिर हिल रहा है। अच्छा, किसी और के लिए। जी सीमा जी बोलिए। हाँ, तो यही है, और उसमें सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही इसके लिए बोल रही हैं। जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? क्योंकि सारे मतदाता, बहुत सारे, हर पार्टी को वोट देने वाले मतदाता बाहर हैं, प्रवासी हैं, सबके पास पेपर नहीं है। तो मुझे लगता है पूरे बिहार और सब दलों से, हर किसी की से आवाज आनी चाहिए कि ये इतने कम वक्त पे इस चीज की जरूरत नहीं थी अभी। तो अभी ये देखिए गांव के लोगों के बीच में क्या रिएक्शन होगा। वो हिंदू वाली छोटी सी खबर है, लेकिन उसको पढ़ करके ही लगता है, वो महिला आंचल जिसने पढ़ा होगा, जनता जी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अपने हिसाब से देखती समझती है। और वहां जो बीएलओ है, बीएलओ भी क्या है? अब बीएलओ तो कोई अभिषेक मनु सिंघवी तो है नहीं, और शशि थरूर तो है नहीं, और ना रविशंकर प्रसाद है। तो वो तो बीएलओ जा करके कह रहा है कि ये जान मरने और जीने के लिए, कि आप जिंदा हैं कि मर गए, ये इसके लिए डॉक्यूमेंट है, इस पर आपको करना है, और जो डॉक्यूमेंट देना है हस्ताक्षर करना है। इस तरह से बिल्कुल। लोगों के बीच में। जी 2 महीने पहले चुनाव के, 3 महीने इसकी पता नहीं इतनी जरूरत क्या थी। तो जो इससे ज्यादा तो ये फर्जीवाड़ा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की हालत खराब है। 20 साल तक नीतीश कुमार सीएम रहे हैं, उनके साथ उतने कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन में जा नहीं पा रहे हैं। 3 बार प्रधानमंत्री आए, 3 अलग अलग मुद्दों को लेके, जाति जनगणना, ऑपरेशन सिंदूर, और पिछली बार लालू यादव पे निशाना साधते हुए, वो सब भी लगता है फ्लॉप हो गया। कुछ इनका कोई एजेंडा सेट हो नहीं पा रहा है। तो अब ये पिछले दरवाजे से चुनाव जीतने की तैयारी है, या जी चुनाव जीतने की, क्या चुनाव अपने पक्ष में, या सत्ता फिर से हथियाने की तैयारी है? चुनाव जीतना तो इसको मैं नहीं कहूंगी। अगर आप सारे वोटर, आधे वोटर को ही खारिज कर देते हैं और नए सिरे से करते हैं, तो आप 5-10 अपने लाख सुविधा। वोटर को भी, बिल्कुल 5-10 लाख वोटर को भी यदि आपने डिस्टर्ब कर दिया तो काफी है। नहीं, मनीष जी यहाँ आते तो हैं आप। 2-3 करोड़ के लोगों के बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। 8 करोड़ के करीब बिहार में मतदाता हैं। उसमें से अगर 2.5-3 करोड़ चले जाएंगे तो सोच लीजिए कितनी बड़ी नहीं चले जनसंख्या भी है। जाएंगे, सीमा जी, 19 करोड़ उसमें अगर 20% वाला अगर को उसको देख लीजिए तो लगभग 1,60,00,000 तो वही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोले, 2.5 से 3 करोड़ की आशंका। लोगों को बाहर और कर चुनाव आयोग कह रहा है कि 20% तो जो बाहर हैं उनको तो साबित करना पड़ेगा, नहीं निकाल ही तो हम दिया करेंगे। उन्होंने, बिल्कुल। और बाकी इतनी, और इतनी ज्यादा जो विपक्ष भी पूछ रहा है, खबरें भी छप रही हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं आके इन सब का जवाब देता है? चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना, कि जो भी लोगों की आशंकाएं हैं उनको खारिज करते हुए कुछ बताएं वो, कि चुनाव प्रक्रिया में, संस्था में लोगों का विश्वास भी बढ़े। क्योंकि ये तो बिल्कुल कुछ साफ तो है नहीं, और एक ही तरह, मतलब विपक्षी पार्टी ही आवाज उठा रही है। और हाँ, अगर इस तरीके से अगर वो नहीं चुनेंगे, चुनाव आयोग नहीं सुनेंगे, तो बिल्कुल सड़क पे उतरना पड़ेगा, बड़े आंदोलन की सड़क तैयारी पे करनी उतरना पड़ेगी। पड़ेगा मनीष जी। बिल्कुल आते हैं मनीष जी और आपकी ओर, आप छोटी सी टिप्पणी करिएगा। जी इसके पहले सीमा जी रुके रहिए, अभी थोड़ा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, उस पर कुछ आप कहना चाहें। एलआर भारती करें, जन्म मृत्यु का अभिलेख अद्यतन करना सरकार का दायित्व है, नागरिक पर यह बोझ डालना गलत है, नागरिक अपनी नागरिकता साबित करे, यह सरकार की जिम्मेवारी है। और वो भी इस वक्त बेमौसम बरसात में कवायद। Supreme Court should direct the government to conduct a fair survey of Indian citizens through police with clear instruction. If the surveys is malicious, तो क्या पूरा क्या कह रहे हैं? पुलिस के साथ सर्वे कराएंगे, तो कुछ और ही हो जाएगा। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, एलआर भारती कह रहे हैं कि संविधान के लागू होने के बाद वह व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसका जन्म भारत। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि एक काम उनका है और वो करें, लेकिन इस वक्त कर रहे हैं। इट रिव्यूज नॉट ओनली फियर ऑफ लूजिंग इलेक्शन बट ऑल्सो हर्ट इमेज। हाँ, गांव में तो स्थिति बड़ी बुरी होगी। अभी जो लोग रिपोर्टर जा रहे हैं
हिंदी अखबारों में ये सब चलन अभी नहीं आया, देखते हैं वो रिपोर्ट आएगा जैसे जैसे चीजें आएंगे। हेमंत सर, देश में चुनाव आयोग है ही कहा, ये तो सरकार आयोग है, चुनाव आयोग को किसने चुना है? बिल्कुल। नंदलाल जी कह रहे थे, राजेश यादव कह रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई परिवार का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो हम लोग वोट नहीं गिरा पाएंगे। हालत तो अभी राजेश जी यही है, यदि आप 2003 वाले हैं के बाद वाले हैं तो भारत में हाँ, क्या कह रही है सीमा? मैं कह रही हूँ कि जो सरकार सेंसस कराने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है, सारे डेटा छुपाती रहती है, कोई सर्वे नहीं होता है, उसको इतनी क्या जल्दी मची है कि हर स्टेट में इलेक्शन के ठीक 4 महीने पहले निकल पड़ती है मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने या करने। हाँ। उसमें भी बात है कि मतदाता सूची बन चुकी थी फरवरी में। महेश यादव कह रहे हैं, भाजपा ने जनगणना की घोषणा की तभी साजिश का अंदेशा के बू आ रहा था। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 लगातार नागरिकता साबित करने का अभियान चला दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये वाली बात हम लोगों ने बहुजनों की संपत्ति पर कर ली थी। तो ये है, राज प्रभाकर कह रहे थे बिहार का, हाँ ये बड़ा, बिहार का चुनाव बनराकस विनोद और माधव की सहायता से जीतेगा। विनोद और माधव रूपक हैं, विनोद और माधव के समाज का ही वोट उनकी ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे बहुजनों का वोट है और बहुजनों के वोट को ही कम करने का मामला है, बढ़ने बढ़ाने और उससे जीतने का मामला नहीं है, वोट बंदी का मामला है जो साफ साफ। मनीष जी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बात कही कि आप लोग ही तो सवाल कर रहे थे, आप लोग ही तो कह रहे थे कि वोटर बढ़ जाता है, तो हम उसका पुनरीक्षण कर रहे हैं मनीष जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता जो झेलेगी उसमें चुनाव आयोग या बीजेपी का ये परसेप्शन ज्यादा काम तो वो करेगा कि वो त्रस्त होगी जनता और उसका नुकसान बीजेपी को होगा। मनीष जी अनम्यूट करिएगा, छोटी छोटी टिप्पणियां इस राउंड में जल्दी। तो चुनाव आयोग को तो अभी उसी पे जवाब देना था, हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक जो उस पे सवाल किए गए थे तथ्यों के साथ, विपक्ष कर रहा था बार बार, उसका ही जवाब नहीं दिया उसने। अभी तो उसका कुछ भी सफाई नहीं दिया, सब कुछ उसने एक तरह से उसको बहुत नंगे तरीके से इग्नोर किया है। तो चुनाव आयोग तो किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग ये बात नहीं बतला पा रहा है कि अचानक बिहार में ही क्यों करने की जरूरत आ पड़ी। उसको कम से कम एक आकर के अपनी, अभी तक जो खबरें आ रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो प्रेस रिलीज की तरफ से आ रही, प्रेस रिलीज भेजा जा रहा है। मैंने ये जिस चुनाव आयोग का काम है कि उसको हर सवाल का, पॉलिटिकल फोर्सेज के, भारत की जनता के हर सवाल का एक डेमोक्रेटिक तरीके से सामने आकर के जवाब देना है, वो देने के बजाय अभी तक इतना बड़ा फैसला ये लिया गया है, उस फैसले को अभी सफाई देने के लिए इतना सारा विपक्ष की तरफ से इस पे हंगामा हुआ है, इतने सारे सवाल उठे हैं, लेकिन अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं समझा और वो अभियान शुरू कर दिया गया। वो अभियान आपका जो है वो शुरू हो गया। पहली बार इतिहास में ये भी होने जा रहा है कि जो सरकार का काम है लोगों को वोटर बनाना, लोगों को वोटर लिस्ट से जोड़ना, सरकार ने पहली बार चुनाव आयोग कह रही है कि वोटर लिस्ट अपने को साबित करे कि वो मतदाता है कि नहीं। यह भी बात पलट दी गई। इसके अलावा मनीष ये हुआ है कि नागरिकता, मतलब विदेशी नागरिक यदि यहाँ हैं, किसी की भी गलती से हैं, गलती वालों को तो आप सजा दोगे नहीं, बीएसएफ के लोगों को या जो दूसरे लोग हैं उधर जो लोग, लेकिन हैं तो चुनाव आयोग तय करे कि वो विदेशी हैं कि देशी हैं। ये क्या हो गया भाई, ये तो डिपार्टमेंट बदल दिया आपने। यही मैं कह रहा हूं कि वो वोटर लिस्ट में भी जो होता था कि चुनाव आयोग का काम था ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई छूट ना जाए उसको जोड़ना। चुनाव आयोग का काम होता था कि वोटर लिस्ट से कोई छूट ना जाए, कोई वंचित न रह जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। तो जो उसको मैंने जोड़ना था, अभी ये पहली बार चुनाव आयोग जो है बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करने की योजना के साथ उतर रही है। तो ऐसे किसी भी प्रश्न का चुनाव आयोग अभी तक न्यूनतम जवाब देने की मुद्रा में नहीं है। और बीजेपी की जो जबरदस्त चुप्पी है वह साफ साफ लग रहा है कि सरकार इसमें सीधे शामिल है और सरकार बिहार को लेकर के, लेकिन ये उल्टा गिरेगा। वोटबंदी का कंसेप्ट यदि ले जाएगा, विनय जी आपका स्वागत है, जल्दी में चाह रहे हैं थोड़ा इसको खत्म करना। हेमंत जी एक छोटी सी टिप्पणी करिएगा, ये उल्टा वैसा ही गिरेगा जैसे हिंदी वाला सर्कुलर गिरा है उधर महाराष्ट्र में। तो ये होगा उल्टा, ये इसलिए होगा कि लोग जब त्रस्त होंगे
और उन्हें लग गया यदि जिस भाषा में दीपंकर जी ने या दूसरे लोग, राजेश जी या दूसरे लोग कह रहे हैं, जनता तक पहुंचा दिया वोटबंदी वाली बात, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हेमंत जी, छोटी टिप्पणी, अनम्यूट करिएगा। संजीव जी, मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जनता का उत्पीड़न करने का करके आप अपने आप के लिए कोई पॉपुलर सपोर्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये अभी सही है कि इसमें बड़े पैमाने पर जो विक्टिम होगा, जो इसके शिकार होंगे, वो दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जमात के लोग ज्यादा होंगे। लेकिन ऐसा कोई भी समूह नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ चंद मुट्ठी भर जो समूह है इस देश का, वो भले ही इससे वंचित रह जाए, वो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन बहुसंख्यक आबादी जो है उसमें अपर कास्ट के लोग भी होंगे जो इसके शिकार होंगे। तो इसका मुझे साफ साफ ये लगता है कि जो नुकसान जो दिखाई दे रहा है, ये जनता के बीच में जो आक्रोश जो बढ़ेगा, वो बीजेपी के लिए, उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाला होगा और उसके पतन का एक रास्ता भी तैयार करेगा। ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि हमने अपने पूरे वैचारिकी के जरिए, हमने अपने पूरे नए सोशल ऑर्डर के जरिए एक ऐसा ये तैयार किया है जिसमें एक अपर कास्ट समूह जो है, फिर एक दूसरा जो समूह है, वो सब मिलकर के हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा और इससे हमारी राह आसान हो जाएगी और नुकसान हमारा भी कुछ होगा, लेकिन उतना अधिक नहीं होगा जितना विपक्ष का होगा। ये उनका आकलन है। इस आकलन के आधार पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो इन चीजों को लेकर, ये लोकतंत्र के सवाल से इसको जोड़ करके, इसको लोगों के मताधिकार के जो बुनियादी अधिकार है उससे जोड़ करके अगर आप बड़ा कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ा समर्थन आपको मिलेगा और ये आपके लिए पक्ष में जाएगा। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। और पुनरीक्षण का कार्यक्रम, मुझे लगता है कि जब इस तरह से चीजें जाएंगी तो क्योंकि विपक्ष तो विनय जी से हम टिप्पणी लेंगे, आखिरी टिप्पणी लेंगे आज की बातचीत का, तो विपक्ष तो भाई इसको कह रही है कि आप ये करिए पुनरीक्षण का कार्यक्रम, लेकिन ये चुनाव के वक्त और इस वक्त आपका इरादा ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। विनय जी, इन सारी चीजों में चुनाव आयोग पार्टी दिख रहा है, लोगों के बीच में जो मैसेज है जिस तरह से जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, वो मतदाताओं को आतंकित करने वाली खबरें भी दिखाई पड़ रही हैं। विपक्ष इसको इस तरह से लेगा, सत्ता पक्ष हालांकि कोशिश ये कर रहा है और चुनाव आयोग भी कि आपने ही सवाल खड़े किए थे तो हम ये काम कर रहे हैं। विनय जी। देखिए संजीव जी, चुनाव आयोग की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की है ना। तो आप इसको टेक्निकल आधार पर ये नहीं कह सकते कि फ्री एंड फेयर होगा। पहली बात ये कि जिस शब्दावली में विपक्षी नेताओं ने अपना रोष व्यक्त किया और कहा है कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारी जो मुलाकात है वो सौहार्दपूर्ण हुई। तो ठीक है, आपका जो भी कार्यक्रम है, लेकिन आप जब विपक्षी नेताओं से मिलेंगे तो बातचीत तो सौहार्दपूर्ण ढंग से करेंगे। आपने चार नेताओं को बाहर छोड़ दिया, जिसमें जयराम रमेश, अखिलेश सिंह जैसे नेता भी बाहर रहे। तो कम से कम माने जिसको बोलते हैं कि जुबानी प्रेम भी तो दर्शाएंगे कि नहीं, आपकी चिंता जायज है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें लोगों को कम से कम तकलीफ हो। आप तो वो जो मिनिमम कर्टसी है, जब विपक्ष इस बात को लेके आश्वस्त ही नहीं होगा कि चुनाव फ्री एंड फेयर होगा, तो सिर्फ चुनाव आयोग के मान लेने से और कार्यपालिका के मान लेने से और सत्ताधारी दल के मान लेने से चुनाव तो फ्री एंड फेयर नहीं हो जाएगा ना। बिल्कुल, इसको बोलते हैं टेक्निकल तौर पे जो कानून की हत्या करना। लेकिन सवाल यही है कि जनता के बीच में ये पहुंच गई बात, और जो हो भी रहा है कि गरीबों का वोट का हक छीना जा रहा है। संजीव जी, इसमें मैं थोड़ा हेमंत जी की बात को थोड़ा वो करूंगा कि इसमें सिर्फ गरीब लोग ही नहीं पिसेंगे, वो लोग भी पिसेंगे जो मोबाइल है, जो नौकरी के लिए अन्य शहरों में
जा करके बसे वो हुए तो हैं, कह लेकिन दिया, उन्होंने वो तो आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना। चुनाव आयोग ने ये बोला कि जो लोग बाहर हैं, जो लोग नौकरी के लिए और पलायन पे हैं, वैसे लोग कम से कम उनकी संख्या बड़ी है, 1.5 करोड़ या कुछ जो बोल रहे थे हेमंत जी, हाँ तो वो 20% लोग हैं। तो वैसे लोगों को हम उनको ऑर्डिनरी, पता नहीं ऑर्डिनरी सिटीजन का क्या टर्म है, मतलब निवासी यहाँ का सिद्ध करना पड़ेगा। तो अब तो अद्भुत है ये ऑर्डिनरी रेजिडेंस का। लेकिन जो कानून जो है, जब तक रेजिडेंस। हमने हाँ जब तक हमने दूसरी जगह मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तब तक आप हमारे मतदान का अधिकार कैसे छीन लेंगे, हमारे नागरिक होने का अधिकार कैसे छीन लेंगे? अगर हमने तो किसी सवाल ये दूसरे है कि ये चुनाव आयोग कौन होता है हमें मतदान से रोकने वाला? ये यदि कोई बात होगी, ऐसी कोई चीज होगी तो संसद से होगी। संसद बहुत सारी चीजें तय करेगी। विनय सर, इसमें जो बेसिक प्रीमाइसेस है वो यही प्रीमाइसेस है कि जो बाहर में रहने वाले लोग हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनके वोट को वोकर्स वोट के रूप में डाला जाता है। तो ये तो आपकी फंक्शनल प्रॉब्लम है ना। आप अपनी कमजोरी को मतदाता के माथे क्यों डाल रहे हैं और उसका हक क्यों छीन रहे हैं? नागरिक होने का अधिकार तो आप नहीं खत्म कर सकते। तो ये जो है बहुत बहुत एक धन्यवाद। साजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मुझे अब खत्म करना है, कहीं कुछ जाना है, कुछ करना है, तो मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनय जी धन्यवाद, हेमंत जी और सीमा जी। देखिए समय नहीं होता है तो बहुत सारी चीजें मुझे भी देखिए कैसे कट शॉर्ट करना पड़ा। तो चुनाव आयोग 2.5 करोड़ लोगों का मिनिमम और 8 करोड़ वैसे टोटल लोगों को कैसे 25 से 30 दिनों में इन लोगों ने क्यास पैदा करने के लिए ठान लिया है, ये मुझे समझ संजीव में जी, बहुत। ये वैसे ही है जब मास्टर जी को कॉपी चेक करना होता है और टाइम नहीं होता है तो सिर्फ वो हैंडराइटिंग देख के नंबर दे देते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो जिनको भी थोड़ा पॉलिटिकल उपन्यास वगैरह हिंदी के जो लोग देख रहे होंगे, वो मैला आंचल और प्रति परिकथा वगैरह पढ़ते रहिए, देखिए ऐसी चीजों पर जनता के बीच में क्या सब रिएक्शन होता है। और उसके अलावा खबरों को भी पढ़िए, जैसे आज मैंने हिंदू के खबर के बारे में बात की। जनता में आक्रोश है, जनता में भ्रम है, जनता में डर है। मिलते हैं फिर कल सुबह 11 बजे। नमस्कार। आप सब जितने भी लोग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।